हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों यहां पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों में बहुत सारी चीजें होती हैं। अधिकतर आज के समय पे फॉल्स केसेज होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी परिस्थितियां ऐसी भी होती है जहां महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। अब कैसे परेशान होती हैं? शादी हुई, माँ बाप ने जितना पैसा लगाना था लगा दिया, अभी वो महिलाएं गई अपने ससुराल। अब ससुराल बिल्कुल नया घर उसके लिए, वहां पर कई बार लड़की एडजस्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन ससुराल वालों की नीयत सही नहीं होती है। अब ये कड़वा सच है, लेकिन अभी भी भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर भर भर के दहेज लिया जाता है। बहुत से मामले मेरे पे खुद ऐसे आए जो कि लड़के, जिसमें मेरे क्लाइंट है, लेकिन लड़के खुद एडमिट कर रहे हैं कि सर हमने इतना दहेज लिया था। तो अगर आप ये कहते हैं कि 100% दहेज के मुकदमे झूठे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ मामले जेन्युइन भी हैं और कुछ राज्य ऐसे भी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे आज भी दहेज लिया जाता है। लड़की की परिस्थिति आप समझ नहीं सकते कि वहां पर क्या होती है, क्योंकि लड़की को पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार एक ही ताना सुनना पड़ता है कि तेरे बाप ने दिया क्या है, हमारी नाक कटा दी, हमारे रिश्तेदारों के सामने नाक कटा दी, उसका तरह तरह के लोगों से कंपेयर किया जाता है। मतलब इतना मेंटल हैरेसमेंट होता है जितना कि सोचा ही नहीं जा सकता। और वही लड़की मजबूर होकर जब अपने मायके में चली जाती है और केसेज कर देती है, तो फिर हम उनको भी उसी कैटेगरी में गिनने लगते हैं कि झूठा केस है। देखा है मैंने कमेंट्स में, अगर कोई महिला किसी भी तरह की कोई चीज लिखती है तो बहुत सारे लोग जो उसको पर्सनली जानते भी नहीं है, वहां आकर के उल्टे सीधे कमेंट्स उसके बारे में करने लगते हैं, जो कि पूरे तरह से गलत है। हो सकता है आपके साथ आपकी वाइफ ने गलत किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लड़की कमेंट कर रही है उसने भी अपने पति के साथ गलत किया। हर एक की परिस्थिति अलग होती है। तो आज का वीडियो मैं ऐसी महिलाओं के लिए लेकर के आया हूं जो कि अपने ससुराल में जाती है, अपने ससुराल वालों को सब कुछ मानती है, एडजस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, लेकिन पति एडजस्ट नहीं करता। पति और पति के घर वाले ताने देते हैं या फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बहुत बार लड़की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो अपना घर बसाने को तैयार नहीं होता। कई बार पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को परेशान करता है। इवन यदि बच्चे भी होते हैं तो बच्चों को भी परेशान करता है। ऐसे भी कुछ केसेस हमारे हाथ में इस समय चल रहे हैं। तो दोस्तों हर तरह की चीज है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो ऐसी लड़कियों के लिए समस्या ये हो जाती है कि ये कुछ कर नहीं पाती, इन्हें अपने राइट्स ही नहीं पता होते। झूठे केस दुनिया भर के दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां वास्तव में प्रताड़ित हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। वो अपने माता पिता के यहां जाती हैं और अपने माता पिता के यहां जाकर के बैठी रहती हैं इस इंतजार में कि सब कुछ सही होगा, और उतना चीजें टाइम बाढ़ हो जाती हैं। तो यहां पर ऐसी लड़कियों को मैं बताना चाहूंगा कि भैया अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको भी चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आपके राइट होते हैं, आप उन राइट्स का इस्तेमाल कीजिए। आजकल तो इन राइट्स का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है। तो ऐसे में जो सच में प्रताड़ित लड़कियां हैं वो उसका यूज क्यों नहीं कर रही हैं, समझ में नहीं आता है। देखिए, यदि आपका पति आपके साथ गलत कर रहा है, सबसे पहले आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट डालिए। वो कंप्लेंट हालांकि पहले काउंसलिंग के लिए रेफर कर दी जाएगी, आपकी काउंसलिंग होगी, वहां पर आपके पति को समझाया जाएगा। यदि आपके पति की बात समझ में आती है तो वहीं से हो सकता है आपका पैचअप हो जाए, आपका घर दोबारा से आबाद हो जाए। लेकिन वहां पर भी यदि पति नहीं मानता है, कहता नहीं मुझे तो इसे रखना ही नहीं है, मुझे साथ में रहना ही नहीं है, तो फिर ऐसे में सीधी सी बात है, आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर कैसे दर्ज कराएंगे? आपको काउंसलिंग में सिर्फ ये कहना है उनको कि भैया मुझे कानूनी कार्रवाई चाहिए, अगर ये मुझे ले जाने को तैयार नहीं है तो उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अच्छा खासा प्रेशर आ जाएगा, और यदि उसने वास्तव में आपके साथ गलत किया है तो उसको सजा भी होगी। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सब काम करते हुए पति पर किसी प्रकार के झूठे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। जो भी सच में हुआ है वही आप बताएं, क्योंकि यदि आप झूठ बताती हो ना तो आगे जाके आप भी उसको सस्टेन नहीं कर पाओगी, तो फायदा कुछ नहीं है। अनावश्यक रूप से झूठ बोल के, गंदा बोल के, आज के समय पे देखिए एफआईआर में लिखवा दिया जाता है कि इसने मेरे साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। सोचिए कितनी गंदी बात है, उसे लिखवा दिया जाता है। पुलिस में तरह तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी में, तो थोड़ी सी शर्म हमको रखनी चाहिए। अभी भी देखने में आता है कि जो छोटी जगह है वहां पे 377 जैसे आरोप नहीं लगते, 498 की एफआईआर तो दर्ज होती है। एक वकील साहब से मेरी बात हो रही थी अभी कुछ ही दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे बोला सर हमारे यहाँ पे 377 जो है लड़कियां नहीं लगाती, केवल 498 की एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन शहरों में बहुत बुरा हाल है, शहरों में तो जो लगाना है सो लगा दो। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि वास्तव में आपके साथ गलत हुआ है तो ही आप ये 377 जैसी चीज लिखिए, अदरवाइज ये सब चीजें नहीं लिखनी चाहिए। जो आपके साथ वास्तव में हुआ बस उतना लिखिए, उतना भी सफिशिएंट है। उसके बेस पे भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उसको आखिर में सजा भी मिलेगी, क्योंकि आप सच के बेस पे चल रही हैं। झूठ बोल करके किसी को प्रताड़ित करना, किसी को प्रेशर बनाना, ये सब टैक्टिक्स में मत पड़िए। और दूसरी चीज, आपके पास मेंटेनेंस का राइट होता है। आप जब अपने मायके आ गई हैं और आपको पता चल गया है कि आपका पति आपको रखना नहीं चाहता है, वो किसी भी तरह से आपको लेके नहीं जाएगा, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप मेंटेनेंस का केस अपनी तरफ से डालें। जब आप मेंटेनेंस का केस डालेंगी उसके बाद भी लगभग साल 1.5 साल लग जाता है मेंटेनेंस का ऑर्डर होने में, और उसमें परेशान मत होइए। बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसे भी देखा है, मेंटेनेंस का केस डाल देती हैं, फीस दे देती है वकील साहब को, उसके कुछ समय के बाद बहुत परेशान होने लगते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। देखिए, एकदम से कोर्ट में कुछ नहीं होता, प्रोसीड होने में समय लगता है। प्रोसीडिंग वैसे ही चलेगी जैसे चलती है कोर्ट में, इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि हम अपना माइंडसेट वैसा बना लें कि
कि साल सवा साल तक तो कुछ नहीं होना है, उसके बाद ही मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा। जब आपने केस फाइल किया था तब से आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, और इसीलिए बेहतर है कि आप मेंटेनेंस का जो केस होता है वो स्टार्टिंग में दर्ज कर दें, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में दर्ज नहीं करती तो उतने साल तक का जो आपका मेंटेनेंस है वो खत्म हो गया। देखिए, मेंटेनेंस किसका अधिकार है? जो वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। वास्तव में हर एक अधिकार के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहती है। यदि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ससुराल में जाकर के निभाई है, उसके बावजूद आपके ससुराल वालों ने आपके साथ गलत किया है, तो निश्चित रूप से आपको कदम उठाने चाहिए, मेंटेनेंस का केस भी डालना चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए, और जो उन्होंने गलत किया उसके लिए उनको दंडित भी कराना चाहिए। साथ ही इसका दूसरा पहलू यह है कि किसी के भी भड़काने पर, किसी के भी, चाहे वो परिवार का हो चाहे वो बाहर का बंदा हो, किसी भी प्रकार की गलत चीजें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जितने में आपका काम चल जाता है उतना आप करिए। बाकी साथ ही साथ अपना माइंडसेट ये जरूर बना लीजिए, यदि आप अपने ससुराल वालों पे कुछ भी करती हैं तो उसके बाद पैचअप की सारी संभावनाएं खत्म है। इसलिए स्टेप तभी उठाएं जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि अब आपका पति आपको लेके नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि भाई आपने केस भी डाल दिया, उसके बाद सेटलमेंट हो गया, वापस चली भी गई, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको ना वहाँ इज्जत मिलती है, ना कोई सम्मान मिलता है, और ना ही आप आपको वो चीजें मिलती ही नहीं जो आप डिजर्व करती हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। या तो आप साथ में रहें उनके, और अगर आपको कंफर्म हो जाए कि वो साथ में नहीं रख रहे तो फिर केस डाल करके अपना हक लीजिए, अपने बच्चे का हक लीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।